Today we start our remaining topic of lecture. We are discussing lastly about testicular carcinomas. टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में हमने लास्ट लेक्चर्स में जर्म सेल ट्यूमर्स को डिस्कस किया था। जर्म सेल ट्यूमर्स में सेमिनोमेटोस कार्सिनोमास जिसमें सेमिनोमा एंड स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा आ जाते हैं। दूसरे नॉन सेमिनोमेटोस कार्सिनोमास है। इसके अलावा आज हमने टेराटोमा डिस्कस करना है। टेराटोमा बेसिकली एक मिक्स्ड टाइप ऑफ द ट्यूमर होता है। इसमें मुख्तलिफ सेल्स या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। टेराटोमा किसी भी एज में अपीयर हो सकता है। टेराटोमा इन्फेंसी से लेके एडल्ट लाइफ तक किसी भी एज में इसके पेशेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली टेराटोमा के सर्टेन टाइप्स होते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस करना है। एक होता है प्योर फॉर्म ऑफ द टेराटोमा। प्योर फॉर्म ऑफ द टेराटोमा इन्फेंट्स में एज वेल एज चिल्ड्रंस में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी यॉर्कशेयर ट्यूमर के बाद सेकंड नंबर पे आती है। एडल्ट्स में प्योर टेराटोमा के जो केसेस होते हैं वो रेयरली अपीयर होते हैं। They are constitute only 2 to 3% of the germ cell tumors. लेकिन टेराटोमा अगर किसी दूसरे ट्यूमर के साथ मिक्स्ड होके एडल्ट में अपीयर हो जाए तो उसकी परसेंटेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। देयर फ्रीक्वेंसी इज 45%। बेसिकली टेराटोमा मिक्स किस तरीके से होता है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। टेराटोमास की साइज लार्ज होती है। दे आर रेंजिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि टेराटोमा बेसिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, तो इसकी वजह से उसकी जो ग्रॉस अपीयरेंस है वो हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ द ग्रॉस अपीयरेंस नज़र आती है। यानी कि उससे देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुख्तलिफ जेनेटिक ओरिजिन्स की अपीयरेंस है, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, उसके जो सेलुलर कंटेंट होते हैं और वो रियली जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टिश्यू हमें ग्रॉसली ऑब्जर्वेशन में आ जाते होते हैं। दूसरा टेराटोमा सॉलिड होता है, उसमें कार्टिलेजिनियस बोन्स के पीसेस ऑब्जर्वेशन में आते हैं, सिस्टिक एरिया होते हैं। ग्रॉसली हम उसमें हेमोरेजिक स्पॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और नेक्रोटिक एलिमेंट्स शाइनिंग सरफेस के साथ बिल्कुल विजुअलाइज होता है। हेमोरेज एंड नेक्रोसिस की वजह से इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस टेराटोमा में सर्टेन दूसरी कार्सिनोमाज एडमिक्स्ड हैं। यूजुअली जिन पेशेंट्स को हेमोरेजिक स्पॉट्स एंड नेक्रोटिक एलिमेंट ऑब्जर्वेशन में आते हैं उनको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा एंड कोरियो कार्सिनोमा मौजूद होते हैं। या ये भी देखा गया है सर्टेन केसेस में कि ये दोनों कार्सिनोमास टेराटोमा के साथ मौजूद होते हैं। ये टेराटोमा की क्रॉस पिक्चर है। इसमें आप देखें सिस्टिक एरियाज भी नज़र आ रहे हैं, सिस्ट बनी हुई है छोटे छोटे। मेरे कर्सर को अप्रिशिएट करें, ये सिस्ट है, ये सिस्ट है, ये सिस्टिक एरियाज है। ये जो सेलुलर कंपोनेंट टिश्यू कंपोनेंट नज़र आ रहा है वो वेरिएबल डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो शाइनी मटेरियल नज़र आ रहा है दैट इज़ नेक्रोटिक मटेरियल, और हेमोरेजिक स्पॉट्स यहाँ पे इस पिक्चर में हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे हैं। टेराटोमा की जो हेटेरोजीनियस पिक्चर है इस पिक्चर को जो हम टर्म्स हिस्टोपैथोलॉजिकल इस्तेमाल करते हैं उसको हेल्टल स्केलेटल अपीयरेंस कहा जाता है। अब हमें जो इसमें डिफरेंट हेटेरोजीनियस होने की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डिफरेंट सेलुलर एलिमेंट्स नज़र आते हैं उनमें न्यूरल टिश्यू ऑब्जर्व करते हैं, मसल बंडल्स होते हैं, आइसलैंड्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये ग्रॉसली अपीयरेंस में माइक्रोस्कोपिकली डेफिनेटली हम इनके जो सेलुलर एलिमेंट हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमें न्यूरल टिश्यू ऑब्जर्व होगा,
muscle bundles, isolates of cartilage, clusters of squamous epithelium, structures reminiscent of the thyroid gland, bronchial or bronchiolar epithelial cells, bits of intestinal wall, and brain substance tissues are appreciated grossly into the teratoma. ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज हैं जो एट ए टाइम कम व बेश ज़्यादा या ऐसे कम टेराटोमा की में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये जो टिश्यूज हम ऑब्जर्व करते हैं ये सारे एक फाइब्रस स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं। उस फाइब्रस स्ट्रोमा को माइक्सॉइड स्ट्रोमा कहा जाता है। ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है पीछे, इसको अप्रिशिएट करें। ये जो पोर्शन है दैट इज मैक्सॉइड स्ट्रोमा। क्लियर? इन स्ट्रक्चर्स की अगेन दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक, ये सारे टिश्यूज मेच्योर फॉर्म में ऑब्जर्वेशन में आते हैं। सर्टेन पेशेंट में यही सारे टिश्यूज जो है इमेच्योर फॉर्म में भी ऑब्जर्वेशन में आते हैं। जी हाँ। जब ये टिश्यूज इमेच्योर फॉर्म में ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो बेसिक इमेच्योर फॉर्म में ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड टिश्यूज हैं, अंडर डेवलप्ड टिश्यू फीटल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के तौर पे हमें ऑब्जर्वेशन में आते हैं। जो मेच्योर एलिमेंट्स होते हैं, मेच्योर से हमें नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये जो टिश्यूज हैं, ये जो 8 टिश्यूज हमने डिस्कस किए, जब मेच्योर फॉर्म में मेच्योर सेल्स हमें ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो ये सेल्स एडल्ट टिश्यूज को अप्रिशिएट करते हैं। ये इसका फोटो माइक्रोग्राफ है। इसमें कार्टिलेजिनियस पोर्शन ऑब्जर्वेशन में आ रहा है एज वेल एज स्मूथ मसल जो है यहाँ पे, ये बिट ऑफ द स्मूथ मसल ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। And this one is the immature stroma of the testicular teratoma. Rarely, teratoma admixed with non-germ cell tumors. Basically, germ cell tumors as well as non-germ cell tumor कैटेगरी में आता है क्योंकि मिक्स्ड ओरिजिन होने की वजह से ये दोनों तरफ आता है। सर्टेन क्लासिफिकेशन में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसको प्योरली जर्म सेल ट्यूमर में डाला जाता है। तो इसके साथ सर्टेन जर्म सेल एक्सिस अलग से अलग ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ एडमिक्स्ड हो जाते हैं। जब वो एडमिक्स्ड हो जाते हैं टेराटोमा के साथ नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स, तो उनको टेराटोमा विथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। वो कौन सी ट्यूमर है जो इनके साथ एडमिक्स्ड हो जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं टेराटोमा विथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ? उनमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, म्यूसिनस सीक्रेटिंग एडिनोकार्सिनोमा एंड सार्कोमा। अदर कैंसर्स को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपके कोर्स में इन तीन को ही डिस्कस किया गया है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एडमिक्स्ड विथ टेराटोमा, mucinous secreting adenocarcinoma admixed with teratoma, as well as sarcoma admixed with teratoma. इनको आइडेंटिफाई करने की क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो ट्यूमर्स हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टेराटोमा के साथ मिक्स हो जाते हैं, इन ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने की क्या ज़रूरत है? ये ट्यूमर्स, इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि ये सेकेंडरी ट्यूमर कीमो रेजिस्टेंट है। जब अगर किसी पेशेंट को मिक्स्ड टेराटोमा है सर्टेन मेलिग्नेंसीज के साथ, तो इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम उसका टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं, हम इन ट्यूमर्स को रिसेक्ट कर लेते हैं। जब हम इन मिक्स ट्यूमर्स की पैथोजेनेसिस को रिव्यू करते हैं, इनको जेनेटिक एनालिसिस करवाते हैं, तो देखा ये जाता है कि ये वो ट्यूमर्स हैं जिनमें एक एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की एडिशन है, दैट इज आइसोक्रोमोसोम 12p। ये जब मिक्स हो जाता है टेराटोमा के साथ तो उस टेराटोमा में अक्वायर एडिशनल फीचर ऑफ दीज सर्टेन कार्सिनोमास। Mature teratoma
अगर डिफरेंशिएटेड है, एक अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड में सेलुलर कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक डिफरेंशिएटेड मेच्योर टेराटोमास होते हैं, अगर चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं तो उनका कोर्स जो है वो बेनाइन कोर्स होता है। सेम अगर ये पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में, मर्दों में ऑब्जर्व किए जाए तो इनका कोर्स जो है वो मैलिग्नेंट कोर्स होता है और उनका बिहेवियर मेटास्टेटिक बिहेवियर होता है। दोनों में, वो मेच्योर हो या इमेच्योर हो। मेच्योर का मकसद है उनका सेलुलर कंपोनेंट एडल्ट टाइप का हो, इमेच्योर का मकसद है उनका सेलुलर कंपोनेंट पीडियाट्रिक ओरिजिन का हो। किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो, उनका बिहेवियर जो है वो मेटास्टेटिक बिहेवियर होगा और उनका कोर्स मेलिग्नेंट कोर्स होगा। About 60% of the testicular carcinomas, these are composed of more than one pure pattern. कॉमन मिक्सचर जो है वो टेराटोमा के साथ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा या यॉर्क से ट्यूमर डेवलप होते हैं, या ये दोनों टेराटोमा के साथ डेवलप हो जाते हैं। दूसरे सेमिनोमा के साथ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा डेवलप होते हैं। तीसरे नंबर पे एम्ब्रियोनल कार्सिनोमास के साथ टेराटोमास डेवलप होते हैं, और इस कंडीशन को, जब एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के साथ टेराटोमास डेवलप हो जाए, उसको हम टेरेटोकार्सिनोमास कहते हैं। इस टाइप के जो जो ट्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं होती। दे हैव अ वर्स प्रोग्नोसिस एंड देयर कोर्स इज more aggressive because of mixture of the certain tumors. Clinically, जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, ये पहले टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। दूसरे ऐसे से छोटे छोटे सिम्टम्स उनके साथ मौजूद होते हैं। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होती है, पेशेंट को वेट लॉस होता है। जो दूसरा, पेशेंट को सर्टेन मेलेस टाइप की पिक्चर होती है। लेकिन जो जो मोस्ट कॉमन पिक्चर है, दैट इज पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस। वो हर टेस्टिकुलर ट्यूमर में, जो कि न्यूप्लास्टिक है या बेनाइन है, उसमें ये क्लिनिकल पिक्चर मौजूद होती है। अब उसको, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट के साथ या टेस्टिकुलर मैच के साथ आता है, हम उसको टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म कंसीडर करते हैं अनलेस अनटिल प्रूवन अदरवाइज। अगर प्रूव नहीं हो पाता तो फिर हम उसको नहीं छेड़ते। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हमें सर्टेन प्रोसीजर के तहत पास होना पड़ता है। उनमें उनमें हम उनकी पेशेंट की बायोप्सी करते हैं। यूजुअली जो बायोप्सी की जाती है वो टोटल हम आर्किटेक्टोमी परफॉर्म करते हैं, सर्जन परफॉर्म करते हैं, और पूरा टेस्ट जो है वो बायोप्सी के लिए भेजते हैं। दूसरे जो कार्सिनोमास होते हैं बॉडी में, उनमें हम एक्सिशन बायोप्सी करते हैं, पिंच बायोप्सी करते हैं, या फाइन नीडल एस्पायरेशन करते हैं। लेकिन टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में हम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द रिस्क ऑफ द ट्यूमर स्पाइलेज। यानी कि ट्यूमर जो है, जैसे ही हम उसमें पिंच बायोप्सी करते हैं, बाकी रिमेनिंग टेस्टिस को छोड़ देते हैं, या हम उसको नीडल से पियर्स करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन करते हैं, या हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं, छोटा सा पोर्शन उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन सारे प्रोसीजर्स के साथ जो ट्यूमर है वो फौरी तौर पे उसका वो स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी में। सो इस फियर को से बचने के लिए हम इन पेशेंट्स को डायग्नोज भी इसी बेसिस पे करते हैं कि टोटल ट्यूमर जो है उनका रिसेक्ट कर लिया जाए। इस रिसेक्टेबिलिटी ऑफ द ट्यूमर, इस प्रोसीजर को ऑर्किटेक्टोमी कहा जाता है। उस टेस्टिस जिस टेस्टिस में ट्यूमर था, उसके ऊपर जो ओवरलाइन स्किन थी, उस स्किन का अगर किसी किस्म का कोई कनेक्शन उस ट्यूमर के साथ होता है, फॉर एग्जांपल इंडेंटेशन होती है, या स्किन का कलर चेंज होता है, या स्किन के ऊपर अल्सर फॉर्मेशन होती है, तो स्क्रोटल स्किन का वो पोर्शन भी रिसेक्ट कर लिया जाता है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है सॉलिड टेस्टिकुलर मास की, कि हम उनकी जो है आर्किटेक्टोमी परफॉर्म कर लें टू डिटेक्ट द मेलिग्नेंसी।
फिर अगर वो बेनाइन ट्यूमर भी होता है तो भी रिसर्च कर लिया जाता है इस डर और खौफ की वजह से कि ट्यूमर स्पाइलेज ना हो जाए। टेस्टिकुलर ट्यूमर स्प्रेड होने के दो मोड्स होते हैं, एक लिम्फेटिक स्प्रेड होता है और दूसरा हेमेटोजीनियस स्प्रेड होता है। लिम्फेटिक स्प्रेड टेस्टिकुलर ट्यूमर जितने भी हैं उन सब में लिम्फेटिक स्प्रेड डेवलप होता है, सारे ट्यूमर्स में। और जिन पेशेंट्स में लिम्फेटिक स्प्रेड होता है उससे हमें सर्टेन जो सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं, फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन में आती है, जिस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि इस पेशेंट को लिम्फेटिक स्प्रेड हो चुका है। सिटी स्कैनिंग एक प्रोसीजर होता है या एमआरआई एक प्रोसीजर होता है, जब वो हम परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट को उससे गो थ्रू होना पड़ता है, तो उससे ये पता चलता है रेट्रोपेरिटोनियल पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है। दूसरे लफ्जों में जब उनकी इनलार्जमेंट होती है तो हम ये कहते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में कैंसरियस इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, यानी कि स्प्रेड हो चुका है ट्यूमर। दूसरे नंबर पे वो जब और आगे की तरफ मूव करते हैं तो मीडिया एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती है। देन फाइनली सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्वेशन में आती है। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे ऑन द पैल्पेशन एग्जामिनेशन हम उनको पैल्पेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि रेट्रोपेरिटोनियल पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स एज वेल एज मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स को हम एमआरआई एज वेल एज कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन के तहत हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जिन पेशेंट्स को हेमेटोजीनियस स्प्रेड होता है उन पेशेंट्स के सेकेंडरी मेड्स लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड बोन्स में ऑब्जर्व होते हैं। इन टिश्यूज को हेमेटोजीनियस स्प्रेड के थ्रू टेराटोमा इन्वॉल्व कर लेता है या जर्म सेल ट्यूमर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। हेमेटोजीनियस स्प्रेड की वजह से लंग, लिवर, ब्रेन, बोन्स को हम सीटी स्कैन एंड एमआरआई के थ्रू उनके मेड्स को ऑब्जर्व करते हैं। टेराटोमा की हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस हमने डिस्कस कर ली थी, उसमें डिफरेंट ओरिजिन ऑफ द मैच्योर एज वेल एज इमैच्योर सेल्स ऑब्जर्व होते हैं। जब पेशेंट की मेटास्टेसिस डेवलप हो जाती है तो उस वक्त ये देखा गया है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर के अंदर सर्टेन एडिशनल कार्सिनोमेटस सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा डेवलप हो गए हैं। उनमें हम एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के मेलिग्नेंट सेल्स ऑब्जर्व करते हैं। अब ये बेसिकली अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो बेसिकली प्लूरिपोटेंट जर्म सेल से अराइज होते हैं। क्योंकि ये सेल ट्यूमर्स जो हैं कीमो रेजिस्टेंट है, स्पेसिफिकली टेराटोमा, तो इसमें सेलुलर अपीयरेंस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के तौर पे वक्तन फवक्तन एट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब हम उनकी बायोप्सी परफॉर्म करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली उनको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो फॉरवर्ड किसी और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोमा में प्रेजेंट करके बैकवर्ड यानी कि प्रीवियस जो टेराटोमा के साथ प्रेजेंट थे उनमें बैकवर्ड डिफरेंशिएशन के साथ भी हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों एक्सप्लेनेशन इसमें आके एक उसको अनरिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी एंड दूसरा जो है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन ड्यू टू प्लूरिपोटेंट जर्म सेल्स की मौजूदगी की वजह से जिनसे उनका ओरिजिन ये अपीयर होते हैं, तो ये उस वजह से इन दोनों टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में वक्तन फवक्तन मूव करते रहते हैं। जर्म सेल का जो ट्यूमर्स का जो बिहेवियर है क्लिनिकली ब्रॉडली वो दोनों साइड पे यानी कि दोनों सेमिनोमेटोस एंड नॉन सेमिनोमेटोस जर्म सेल ट्यूमर्स के साथ प्रेजेंट होता है। सेमिनोमास बेसिकली लोकलाइज होते हैं, जबकि नॉन सेमिनोमेटोस जर्म सेल ट्यूमर्स बेसिकली जो है वो क्लिनिकली एडवांस स्टेज में होते हैं और स्टेज 2 एंड 3 के साथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेमिनोमास क्लिनिकली स्टेज 1 के साथ प्रेजेंट होते हैं। स्टेज 1 में क्या क्या फाइंडिंग्स आती है, स्टेज 2 में क्या क्या फाइंडिंग्स आती है और स्टेज 3 में क्या क्या फाइंडिंग्स आती है, हम अभी वो उनको मजीद डिटेल के साथ जब हम क्लिनिकल स्टेजिंग परफॉर्म करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे।
सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स जो हैं उनकी मेटास्टेसिस दोनों तरीकों से लिम्फेटिक स्प्रेड एज वेल एज हेमेटोजेनियस स्प्रेड दोनों तरीकों से होती है, जबकि नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स की जो मेटास्टेसिस है वो सिर्फ हेमेटोजेनियस रूट के वसीले होती है। एक कार्सिनोमा होता है जिसको रेयर प्योर कोरियो कार्सिनोमा कहा जाता है। ये बेसिकली नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर की कैटेगरी में आता है। ये कार्सिनोमा मोस्टली अग्रेसिव ट्यूमर होता है। सो इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम यानी कि हेमेटोजेनियस ब्लड स्प्रेड होता है। सो दैट्स व्हाई दीस ट्यूमर नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर जो है फ्रीक्वेंटली लंग्स लिवर बोन में इजीली मेटास्टेसाइज कर जाते हैं एडवांस स्टेज के साथ। सो इस क्लिनिकल बिहेवियर की वजह से अगर हम दोनों कैटेगरीज को सेमिनोमास को या नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों ट्यूमर्स में नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स की प्रोग्नोसिस पुअर प्रोग्नोसिस होती है, जबकि सेमिनोमास चूंकि बेनाइन बिहेवियर रखते हैं मोस्ट ऑफ द सेमिनोमास और जो मेलिग्नेंट बिहेवियर रखते हैं कंपैरेटिवली नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स के मुकाबले में उनकी प्रोग्नोसिस गुड प्रोग्नोसिस होती है। अब हमारे क्लिनिकल स्टेजेस जो अभी हम डिस्कस किए जो सेमिनोमास हैं वो फाइल करते हैं स्टेज 1 में, जबकि नॉन सेमिनोमेट्रोस जर्म सेल ट्यूमर्स जो है वो स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में फॉल करते हैं। जो पेशेंट स्टेज 1 के साथ प्रेजेंट होते हैं उन पेशेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है या ट्यूमर जो होता है वो जस्ट लोकल एरिया तक महदूद रहता है, फॉर एग्जांपल टेस्टिस एपिडाइडमिस एंड स्पर्मेटिकल, इससे बाहर नहीं जाता। स्टेज 2 और 3 को हम सब क्लासीफाई इस तरीके से करते हैं। जो स्टेज 2 के पेशेंट्स होते हैं उनका जो ट्यूमर होता है वो मेटास्टेसाइज होकर डायफ्राम के नीचे तक आता है। डायफ्राम एक मस्कुलर लेयर होता है जो पेरिटोनियल कैविटी और चेस्ट कैविटी के इन बिटवीन होता है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी तक अगर ट्यूमर की मेटास्टेसिस कन्फाइंड रहे तो वो स्टेज 2 में आ जाता है। वो पेशेंट जिनकी मेटास्टेसिस रेट्रोपेरिटोनियल डायफ्राम से अबव अगर मूव कर जाए यानी कि मीडियास्टिनल लिम्फ नोड एज वेल एज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर आ जाए तो उन पेशेंट्स की जो मेटास्टेसिस है उसके बेसिस पे हम उनको स्टेज 3 में या एडवांस क्लिनिकल स्टेज ऑफ द ट्यूमर कहा जाता है। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी के साथ साथ सर्टेन बायोमार्कर्स होते हैं, उन बायोमार्कर्स की स्टडीज करवाई जाती हैं। बायोमार्कर्स बेसिकली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं। इनमें दो प्रोटीन्स आ जाते हैं, एक हार्मोन्स आ जाते हैं, एक एंजाइम्स आ जाते हैं। जो हार्मोन्स हैं उनमें ह्यूमन कोलिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है जिसको हम अल्फा फेटोप्रोटीन कहते हैं, एक एंजाइम है जिसको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज उसका एक्रोनिम LDH के तौर पे हम उसको कंसीडर करते हैं। इन तीनों मार्कर्स को जो भी पेशेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर के साथ आता है हम उनको एवोल्यूट करवाते हैं। अभी हम आगे ये देखते हैं कि ये मार्कर्स किन किन कंडीशन में किस तरीके से एलिवेट होते हैं, उसका 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 क्या मकसद होता है, उनकी एलिवेशन की वजह से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एलिवेट हो तो इसका मकसद ये है कि उसका ट्यूमर मास जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से रिलीज करते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में। तो एलिवेशन ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज gives below increase number of the tumor cells, ट्यूमर बर्डन इंक्रीज हो गया। वो टेस्टिस में भी हो सकता है और वो लिम्फ नोड्स में भी हम अगर ट्यूमर बर्डन वहाँ पे भी इंक्रीज अगर हो जाए तो उन पेशेंट्स का LDH इंक्रीज हो जाता है। सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट
ऐसे होते हैं जिनका अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एलिवेट हो जाता होता है। जिन पेशेंट का अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एलिवेट होता है उन पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम यॉर्क सेक ट्यूमर होता है, या टेराटोमा के साथ एडिशनल यॉर्क सेक ट्यूमर्स की इंक्लूजन होती है। जो मिक्स टाइप ऑफ द ट्यूमर डेवलप होते हैं उनमें यॉर्क सेक ट्यूमर्स का एलिमेंट मौजूद हो तो अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एलिवेट हो जाएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की लेवल जब एलिवेट होती है तो उन पेशेंट्स को कोरियोकार्सिनोमा होता है प्राइमरीली, या वो पेशेंट जिनको प्रीवियसली केराटोमा था और अब उनको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन लेवल एलिवेशन के साथ हमें ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो केराटोमा मेटास्टेसाइज हो गया है, उसमें एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप हो गई है और कोरियोकार्सिनोमा के मैलिग्नेंट सेल्स एडिशनल इंक्लूड हो गए हैं टेराटोमा के साथ। Non-seminomatous germ cell tumors at the time of the diagnosis 80% ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों मार्कर्स अल्फा फीटोप्रोटीन एंड ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स एलिवेट होते हैं। 15% सेमिनोमाज ऐसे होते हैं जिनमें एक सेल होता है जिस सेल को सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ये हम प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उसमें मैं आपको सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट जो जैंट सेल्स होते हैं वो मैंने आपको दिखाए थे स्लाइड्स पे। उन पेशेंट्स को मिनिमल एलिवेशन होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेमिनोमा बेनाइन बिहेवियर के साथ होता है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की इंक्लूजन होने की वजह से भी लेवल एलिवेट होने की वजह से भी उनकी प्रोग्नोसिस पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। ये जो ट्यूमर मार्कर्स हम करते हैं इनसे हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। नंबर वन, एलिवेशन ऑफ द टेस्टिकुलर मास। नंबर टू, हम स्टेजिंग सिस्टम जो है जो क्लिनिकल स्टेजेस है टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स को उनको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसकी ऑर्किटेक्टोमी परफॉर्म कर दी, डायग्नोज हो गया टेराटोमा के साथ, लेकिन उसके बाद भी वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या अल्फा बीटोप्रोटीन जो है एलिवेशन के साथ आया है। इसका मकसद ये होगा कि उसको सेकेंडरी मेटास्टेसिस डेवलप हो गए हैं, उसको एडिशनली जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें ट्यूमर डेवलप हो गया है। तो अब जो पेशेंट की जो स्टेजिंग सिस्टम हम परफॉर्म करेंगे वो प्राइमरी स्टेज 1 नहीं होगा जिसमें सेमिनोमाज आते हैं, इसमें अग्रेसिव ट्यूमर्स आ जाते हैं, वो स्टेज 2 में यूजुअली फॉल करेगा। हम ट्यूमर बर्डन को असेस करते हैं इन मार्कर्स को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा, हम पेशेंट्स की जो हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर भी करते हैं इन मार्कर्स को लेवल को मद्देनजर रखते हुए। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसकी जो हालांकि वो डायग्नोज था टेराटोमा के साथ विथ मेटास्टेसिस, उसके बावजूद भी उसका सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की लेवल जो है वो अगर रिड्यूस हो गई है तो इसका मकसद ये होता है कि पेशेंट जो है वो एट प्रेजेंट बेहतर हो गया है, और जैसे ही ये लेवल्स एलिवेट होती हैं तो ऐसा पेशेंट अब इस वक्त क्लिनिकल रिलैप्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट होगा, रिकरेंसी के साथ प्रेजेंट होगी। Prognosis of the germ cell tumors and treatment of the germ cell tumors ये related basically that depend on largely the clinical stage and the histologic type of that particular non germ cell tumor या germ cell tumor। सेमिनोमा जो है हम जब हिस्टोपैथोलॉजिकली डायग्नोज कर लेते हैं कि इस पेशेंट को सेमिनोमा है तो वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं, रेडियोथेरेपी करवाई जाती है इन पेशेंट्स की, तो रेडियोथेरेपी पे उनको रिलीफ मिल जाता है। उनकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर प्रोग्नोसिस होती है। 95% मोर देन 95% ऑफ द पेशेंट और विथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सेमिनोमा के जो पेशेंट होते हैं उनको क्योर मिल जाता है।
जो नॉन सेमिनोमेटर्स जर्म सेल ट्यूमर्स के साथ आते हैं, उनकी कोई भी हिस्टोलॉजिक टाइप हो, उनकी जो प्रोग्नोसिस है वो प्रोग्नोसिस जो है वो बेटर प्रोग्नोसिस नहीं होती। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो रिमीजन अचीव कर लेते हैं विद अग्रेसिव कीमोथेरेपी एंड मोस्ट क्योर हो जाते हैं। जो रिमीजन में नहीं आते वो उनकी जो है वो कैटास्ट्रॉफिक उसमें चले जाते कैटास्ट्रॉफी में चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। एक कोर्स होता है जो जिसको हम प्योर कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। प्योर कोरियोकार्सिनोमा यानी कि उसमें एडिशनल टेराटोमा के फीचर्स शामिल नहीं होते, लेकिन उसकी प्रोग्नोसिस पुअर प्रोग्नोसिस है। प्योर कोरियोकार्सिनोमा इफ डायग्नोज्ड ऑन द बायोप्सी हैविंग वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। Now, tumors of the sex cord, gonadal stroma. सेक्स कार्ड गोनेटल स्ट्रोमा के जो ट्यूमर्स हैं, क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की थी। उस ग्रुप के अंदर दो ट्यूमर्स आते हैं। एक ट्यूमर जिसको हम लेडिंग सेल ट्यूमर्स कहते हैं और दूसरा ट्यूमर जिसको सार्टोली सेल ट्यूमर कहा जाता है। लेडिंग सेल ट्यूमर, लेडिंग सेल ट्यूमर एक ऐसा टेस्टिकुलर ट्यूमर है जिन पेशेंट्स को ये डेवलप होता है, उन पेशेंट्स के जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उनकी लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। और सम केसेस लेडिंग सेल ट्यूमर के ऐसे होते हैं जिनमें बोथ एंड्रोजन एज वेल एज ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाती है। इवन जो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी लेवल भी सर्टेन ट्यूमर्स में एलिवेटेड होती है। लेडिंग सेल ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो पीक एज डेवलपमेंट की है दैट इज 20 एंड 60 ईयर्स ऑफ द एज। लेडिंग सेल ट्यूमर टेस्टिकुलर सेलिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं। सम पेशेंट्स विद लेडिंग सेल ट्यूमर हैविंग ए गायनेकोमेस्टिया, यानी कि ब्रेस्ट साइज जो है उनकी लॉज हो जाती है। ये उनका प्रेजेंटिंग फर्स्ट फीचर होता है। क्योंकि इस ट्यूमर में हार्मोनल लेवल से एलिवेट होती है, सेक्स हार्मोन लेवल से एलिवेट होती है। तो अगर ये ट्यूमर किसी पेशेंट को अर्ली लाइफ में प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रंस में ये ट्यूमर डेवलप होता है तो इन पेशेंट्स को प्रीमेच्योर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। और ये उनका एक डोमिनेंट फीचर होता है उन चिल्ड्रंस में कि इन पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि ये जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल अर्ली डेवलप हो जाते हैं तो देयर में भी पॉसिबिलिटी दीज पेशेंट हैविंग लेडिंग सेल ट्यूमर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द सेक्स हार्मोन। ग्रॉसली एक नोड्यूल डेवलप होती है टेस्टिस के अंदर, जिसकी साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। कट सरफेस अगर जब हम इनकी देखते हैं तो उसका डिस्टिंक्ट गोल्डन ब्राउन कलर होता है और होमोजीनियस एक जैसी स्मूथ सरफेस होती है। ये आप इसकी फोटो माइक्रोग्राफ देख लें, ये पिक्चर आपकी बुक में मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको आप अभी इस वक्त थोड़ा सा डिटेल्ड और गौर से देख लें। इसकी सरफेस आप देखें जो है वो गोल्डनिश टाइप की सरफेस है और सरफेस बिल्कुल होमोजीनियस सरफेस है। इसमें एडिशनल किसी भी किस्म का कोई फीचर ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। हिस्टोलॉजिकली जो न्यूक्लियस्टिक लेडिंग सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स के साथ उनकी जो अपीयरेंस होती है वो मिलती जुलती होती है। साइज उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राउंड इन अपीयरेंस होते हैं। पॉलीगोनल सेल आउटलाइंस होती है, यानी कि इनकी जो सेल आउटलाइंस होती हैं उस पर सर्टेन
इंडेंटेशन होती है, ग्रेनुलर इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, इनका राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म में लिपिड ड्रॉपलेट्स वैक्यूल्स लाइपोप्सन पिगमेंट ऑब्जर्वेशन में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली एक पैथोग्नोमोनिक साइन है, वो अगर ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो उसमें फिर हम डायरेक्टली डायग्नोस कर देते हैं कि इस पेशेंट को लीडिंग सेल ट्यूमर है, क्योंकि ये साइन किसी और ट्यूमर में मौजूद नहीं होती। वो साइन है रॉड शेड इन्फ्लुएंस। ये जो इन्फ्लुएंस है इनको क्रिस्टलॉइड ऑफ रैंकी इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ये वो 25% ऑफ ट्यूमर्स में मौजूद होती है। मैं आपको फोटो माइक्रोग्राफ दिखाता हूँ जिसमें क्रिस्टलॉइड्स ऑफ रैंकी मौजूद है। ये जो एरो इंडिकेट करवा रहा है, एक रॉड नजर आ रही है, दिस रॉड इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड ऑफ रैंकी। ये रॉड अगर ऑब्जर्वेशन में आ जाए, दैट इज 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द लेटिंग सेल ट्यूमर। 10% लेटिंग सेल ट्यूमर में मेटास्टेसिस डेवलप हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मेटास्टेसाइज हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द ट्यूमर जो 90% ट्यूमर होते हैं लेटिंग सेल ट्यूमर वो बेनाइन रहते हैं और उनमें डेफिनेटली मेटास्टेसिस डेवलप नहीं होता। दूसरा ट्यूमर है सार्टोली सेल ट्यूमर। लेटिंग सेल ट्यूमर के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये हार्मोनली एक्टिव है, यानी कि हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स उसमें सीक्रेट होते हैं। यहाँ पे अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो सार्टोली सेल ट्यूमर हार्मोनली साइलेंट है। यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट नहीं होते। सार्टोली सेल ट्यूमर भी सेम प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर मास के साथ प्रेजेंट होते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकली फ्रेम स्मॉल नोड्यूल होती है, होमोजेनियस ग्रे वाइट टू येलो कट सरफेस होती है। ये सार्टोली सेल ट्यूमर का एक फोटो माइक्रोग्राफ है, ये हमारे सामने है। इसकी कट सरफेस हमें येलोइश टाइप की नजर आ रही है। हिस्टोलॉजिकली ये जो सेल्स होते हैं ट्यूमर सेल्स, इनकी एक डिस्टिंक्ट अपीयरेंस होगी, बिल्कुल डिफरेंट अपीयरेंस होती है। ये जो सेल्स हैं ये ट्रेबिक्यूलाई टाइप ऑफ द सेल्स के तौर पे ऑब्जर्वेशन में आते हैं, कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑब्जर्वेशन में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूल्स क्लियरली विजिबल है। मुख्तलिफ राउंडेड एरियाज जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं। मेरे कर्सर को अप्रिशिएट करें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये राउंडेड स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द ट्यूब्यूल्स ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स, मल्टीपल सेलुलर अपीयरेंस के साथ, मल्टीपल न्यूक्लियस के साथ। मोस्ट सार्टोली सेल्स बेनाइन होते हैं। 10% सेल ऑफ हैविंग सार्टोली सेल ट्यूमर दे बिकम परसू मैलिग्नेंट कोर्स। एक ट्यूमर होता है जिसको हम गोनेडोब्लास्टोमा कहते हैं। गोनेडोब्लास्टोमा बेसिकली रेयर ट्यूमर होता है। ये मिक्सचर ऑफ द जर्म सेल्स का से बनता है। इसमें गोनेडल स्ट्रोमल एलिमेंट्स डोमिनेंट होते हैं। यूजुअली गोनेड्स में यानी कि टेस्टिस में डेवलप होता है और टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम के साथ डेवलप होता है। आप लोगों को याद होगा कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका स्पेसिफिकली न्यूप्लेजम ऑफ द टेस्टिकुलर ओरिजिन, उनमें टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम एक डेवलप हो रहा था इनिशियली प्राइमरीली, जिसको प्री मैलिग्नल लीन के तौर पे मैंने आपको बताया था वो होता है, जहाँ पे वो इन पेशेंट्स को इनिशियली होता है। Some cases of the gonadoblastoma are malignant, become malignant and they give rise seminoma. ये इसका ग्रॉस अपीयरेंस होती है गोनेडोब्लास्टोमा की। माइक्रोस्कोपिकली जो फीचर्स हैं इसके आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुए हुए, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको उनकी माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
सिर्फ ग्रासली आप इसकी होमोजीनियस पिक्चर जो है वो ऑब्जर्व करने फोमी टाइप ऑफ अपीयरेंस होती है। टेस्टिकुलर लिम्फोमा, टेस्टिकुलर लिम्फोमा ये इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको जब हेमाटोलॉजी पढ़ाई थी, लिम्फोमास पढ़ाए थे, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको क्लू दिया था। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल के साथ चाहते हैं कि टेस्टिकुलर लिम्फोमा बेसिकली किन कंडीशंस में डेवलप होता है। प्राइमरीली जो टेस्टिकुलर लिम्फोमा के पेशेंट होते हैं वो अग्रेसिव नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के साथ होते हैं। इन अग्रेसिव नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लिम्फोमा डेवलप होता है। जिन पेशेंट को टेस्टिकुलर लिम्फोमा डेवलप होता है वो बेसिकली ओल्डर एज ग्रुप के साथ होते हैं। अबाउट 60 ईयर ऑफ द एज के साथ पेशेंट टेस्टिकुलर लिम्फोमा के कॉम्प्लिकेशन में प्रेजेंट होते हैं। अग्रेसिव नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और उसमें भी 5% इस बात से अंदाजा हो जाता है कि ये अनकॉमन टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट है, अनकॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है। लेकिन चूंकि ये सर्टेन पेशेंट्स में डेवलप होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके मुताबिक नॉलेज होनी चाहिए। पेशेंट टेस्टिकुलर मास के साथ डेवलप होगा और जब प्रेजेंट होता है तो उस वक्त ये सर्जन या कंसल्टिंग फिजिशियन ये अंदाजा करता है कि इसको बेबी जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिकल्स डेवलप हुआ हुआ है। फिर जब हम उनकी प्राइमरी डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें अंदाजा होता है देयर मे बी पॉसिबली दिस इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मेटास्टेसिस ऑफ द प्राइमरी मैलिग्नेंसी, डिसेमिनेशन ऑफ द ट्यूमर इन द टेस्टिस। वो कौन से लिम्फोमास हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर लिम्फोमा डेवलप होता है। In the decreasing order of the frequency, most commonly diffuse large B cell lymphoma के पेशेंट में टेस्टिकुलर लिम्फोमा डेवलप होता है एज ए कॉम्प्लिकेशन। और सेकंड में बर्केट लिम्फोमा में डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के मुकाबले में रिलेटिवली कम लेकिन डेवलप होता है। सेम इसी तरीके से बर्केट लिम्फोमा के मुकाबले में कम लेकिन डेवलप होता है इन पेशेंट हैविंग एब्स्टेन बार वायरस पॉजिटिव एक्सट्रानोडल नेचुरल किलर टी सेल लिम्फोमा। टेस्टिकुलर लिम्फोमा के पेशेंट जो होते हैं उन पेशेंट्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सेकेंडरी में नर्वस सिस्टम में भी वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। So that's why patient present with testicular lymphoma having very worse prognosis. Any question from testicular lymphoma? एक छोटा सा टॉपिक है, अभी अबाउट 10 मिनट्स रिमेनिंग है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम डिस्कस कर लें। ये लास्ट टॉपिक है टेस्टिस एंड एपिडाइडमिस का। उसके बाद हम जो कमिंग मोस्ट लेक्चर होगा उसमें प्रोस्टेट को डिस्कस करेंगे। Millions of the tunica vaginalis. Basically, tunica vaginalis क्या है? Tunica vaginalis is the external covering of the testes. छोटे से लियंस होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी और उनके बारे में एज भी डॉक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए।
ट्यूनिका विजिनलिस बेसिकली मेसोथेलियल लाइन सरफेस होती है जो टेस्टिस को कवर करती है। इसकी जो सेलुलर ओरिजिन होती है वो मेसोथेलियल ओरिजिन होती है। ट्यूनिका विजिनलिस के अंदर अगर क्लियर सीरियस फ्लूइड डिपॉजिट हो जाए, वो ड्रेन ना हो पाए किसी वजह से, किसी ब्लॉकेज की वजह से, तो कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट होगी, पेशेंट एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटल सैक के साथ हमारे पास होगी। इस कंडीशन को हाइड्रोसील कहा जाता है। इसको हम किस तरीके से डायग्नोज करते हैं? एक टेस्ट होता है जिसको ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट कहा जाता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन यानी कि हम एक टॉर्च लेते हैं, वो टेस्टिस की बैक साइड पे हम रखते हैं, तो वो जो लाइट टेस्टिस एज वेल एज उसके अंदर मौजूद जो सीरीज फ्लूइड के साथ पास होती है, तो वो एक इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि एक क्लियर टाइप ऑफ दी ट्रांसल्यूसेंट कैरेक्टर जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन में आता है। कभी अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में या यहाँ पे हमारे पास एवीसीना में आता है, तो ये टेस्ट आपको सर्जन है जो है वो करके दिखाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट लोकली सर्जन ही परफॉर्म करता है। सो ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट से अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है कि दिस पेशेंट हैव नो एनी ट्यूमर, नो एनी सॉलिड मास, विद ओनली कलेक्शन ऑफ द सीरीज फ्लूइड इनसाइड द स्क्रोटल सैक। या ये जो ट्यूनिका विजिनलिस का जो सैक है उसमें सीरीज फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, यूजुअली उधर ही होता है, उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। हाइड्रोसिल सैक इज फ्रीक्वेंटली लाइन बाय मेसोथेलियल सेल्स, क्योंकि जो ट्यूनिका विजिनलिस है वो मेसोथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, तो उसकी जो सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस, उसमें यही सेल हमें माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन में आएंगे। रेयरली मेसोथेलियल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, वो बहुत ही रेयर डेवलप होते हैं जो कि ट्यूनिका विजिनलिस में डेवलप होते हैं। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मेलानिन मेसोथेलियोमास डेवलप होते हैं, लेकिन उनकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में नहीं है। एक कंडीशन है जिसको स्पर्मेटोसील कहा जाता है। ये बेसिकली स्मॉल सिस्टिक एक्यूमुलेशन होती है, बेसिकली ये सीमन की एक्यूमुलेशन होती है। कहाँ पे होती है? वो जो डक्ट्स होती है, इन्फेरेंट डक्ट्स जो स्पर्मेटिक कार्ड से टेस्टिस की तरफ मूव करती हैं, उन डक्ट्स को रेटी टेस्टिस कहा जाता है। उसमें उन सिस्टिक एरियाज के अंदर कोई सर्टेन सिस्ट डेवलप हो जाती है, उन सिस्टिक एरियाज के अंदर सीमन जो है वो लॉज हो जाए, कलेक्ट हो जाए, उसका कोआगुलेंट बन जाए, उसको स्पर्मेटोसील कहा जाता है। एक कंडीशन है जिसको वेरिकोसील कहते हैं। आप लोगों ने वेरिकोस वेन्स मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस की होंगी, डॉक्टर नादिया ने आपको पढ़ाई होगी। वो जो है वेरिकोस वेन्स थी, यहाँ पे वेरिकोस सील्स वही सेम टाइप ऑफ कंडीशन डेवलप होती है। यहाँ पे डायलेटेड वेन्स जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर डेवलप हो जाती है उन पेशेंट्स में जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, स्पेसिफिकली सोल्जर्स में ऑब्जर्वेशन में आती है। इनिशियली ये असिम्प्टोमेटिक होती हैं, ये फाइनली लेट स्टेज में इन पेशेंट्स को टेस्टिस में पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। जिन पेशेंट्स को डायलेटेड वेंस डेवलप हो जाती है, वेरिकोसील डेवलप हो जाती है, दे हैव इनफर्टिलिटी। लेकिन फ्यू केसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो आप लोगों ने इनफर्टिलिटी आप लोगों को पढ़ाई गई है, उसमें ये एक काज के तौर पे डिस्कस पहले भी हो चुकी हुई है। वेरिकोसिल की जो ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल रिमूवल। बस ट्यूनिका वेजाइनलिस बेसिकली थी, इससे ज़्यादा उसमें किसी भी किस्म का कोई भी लिएंट डिस्कस नहीं करना था, जस्ट इंट्रोडक्शन था। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम बोथ testicular tumor as well as tunica vaginalis? Any question? Any good student who want to discuss more about testicular tumors as well as from lesions of the tunica vaginalis? क्या आवाज सही सुनने में आई थी?
पहले रिप्लाई किया था, शुगुफ्ता फारूक, आयदा सफदर या आयशा अयूब, उनमें से कोई भी रिप्लाई करे कि मेरी आवाज़ सुनने में क्लियरली आई थी ड्यूरिंग लेक्चर, इशू नहीं हुआ था जो आप लोगों को किसी भी स्टेज पे ये लगा हो कि मेरी आवाज़ सही समझ में नहीं आई है। ओके, गुड। आयशा अयूब ने बताया कि मेरी साउंड बिल्कुल क्लियर थी। इट मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने समझने की कोशिश की होगी उनको मेरा लेक्चर सही समझ आया होगा। एनी क्वेश्चन, कोई ऐसी पॉइंट जिस पे आप लोग ये समझें कि मज़ीद डिस्कस होना चाहिए? वी हैव फ्यू मिनट्स रिमेनिंग। ओके, आयशा अयूब ने रिप्लाई किया, नो क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू आयशा। causes of the varicose, एक स्टूडेंट है अली सुफियान, उन्होंने पूछा व्हाट आर द causes of the वेरिकोसिल। वेरिकोसिल के सेम causes होते हैं जो causes हमने आपको पढ़ाए थे, जो है लेग में वेरिकोस वेन्स डेवलप होती हैं, उनमें लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, या सोल्जर्स में यूजुअली डेवलप हो जाती हैं, या वो लोग जिनको ट्रॉमा डेवलप हो जाए स्क्रॉटम पे, तो उन पेशेंट्स को डायलिटेशन की वजह से या किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से वेरिकोसील्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन इसका जो प्राइमरी काज है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग। सोल्जर्स आर मोर प्रोन टू डेवलप वेरिकोसील। ओके अली सुफियान, क्लियर नाउ? Thank you very much. Stay safe at home.